गायब हुआ खजाना और बीरबल की थैली। स्थान आगरा का किला, मुगल दरबार। समय प्रातःकाल। सूरज की पहली किरण दरबार की दीवारों को सोने जैसा रंग दे रही थी। महरौली की तरफ से आती तेज हवाओं के बीच मुगल दरबार की घंटियां बजने लगी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर तनाव की रेखाएं थी, जो आमतौर पर बीरबल की उपस्थिति में गायब हो जाया करती थी। अकबर कठोर स्वर में, वजीर आजम, तुम्हें यकीन है कि खजाना भीतर ही बंद था? वजीर अब्दुल घबराते हुए, हुजूर, 4 दरवाजों पर पहरा था। कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। लेकिन जब तिजोरी खोली गई, वो खजाना, वो तो गायब था। दरबार में सनसनी फैल गई। सुनहरा खजाना, जिसमें अफगान से आए 12 भारी स्वर्ण बक्से और दक्षिण की विजय के बाद मिले 300 मोहरों के थैले रखे थे, वो पूरा का पूरा गायब हो चुका था। बीरबल दरबार में आते हैं, हमेशा की तरह शांत, मस्त और पैनी निगाहों के साथ। बीरबल हंसते हुए, लगता है आज दरबार में चाय की बजाय तनाव का भंडार परोसा जा रहा है। अकबर गंभीर होकर, बीरबल, समय मजाक का नहीं है। खजाना लापता है और दरबार का हर सेवक संदेह के घेरे में है। बीरबल, खजाने से ज्यादा कीमती दरबार की समझदारी होती है, जहां सवाल पहले पूछे जाते हैं और तलवारें बाद में निकाली जाती हैं। अकबर गंभीर स्वर, तो बताओ, क्या करोगे? बीरबल, मेरे पास एक थैली है, बादशाह सलामत। अगर आप अनुमति दें तो इस थैली के सहारे मैं चोर को बेनकाब कर दूंगा। अकबर, थैली? कैसी थैली? बीरबल मुस्कराते हुए, बुद्धि की थैली, जहां से सवालों की तलवारें निकलती हैं। बीरबल सबसे पहले उस कोठरी में गए जहां खजाना रखा था। वहां के पहरेदारों को बुलाया गया। बीरबल, जब तुमने कोठरी खोली तब उसकी चाबी किसके पास थी? पहरेदार, हुजूर, चाबी तो तिजोरी रक्षक सलीम के पास थी। सलीम को बुलाया गया। बीरबल, सलीम से, क्या तुमने तिजोरी को आखिरी बार कब खोला? सलीम, 3 दिन पहले, बीरबल साहब, जब वजीर साहब ने आदेश दिया था कि खजाने को गिनवाया जाए। बीरबल, और उस दिन खजाना मौजूद था? सलीम, जी हां, पूरा का पूरा। बीरबल ने तिजोरी के ताले का निरीक्षण किया। उसे कोई जबरदस्ती का निशान नहीं मिला। बीरबल धीमे स्वर में, चाबी या तो नकली बनाई गई है या फिर भरोसे का कोई नाम नकली हो गया है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबको इकट्ठा किया। दरबार के सभी कर्मचारी, सैनिक, खजांची, यहां तक कि रसोई से जुड़े लोग भी। बीरबल, मैंने इस थैली में एक जादुई धागा डाला है। इस धागे को जिसने भी छुआ होगा, उसकी हथेली पर आज रात निशान उभरेगा, लाल रंग का। दरबारी चौंक उठे। बीरबल आगे बढ़ते हुए, हर व्यक्ति इस थैली में हाथ डाले। कोई कुछ बोलेगा नहीं, बस चुपचाप हाथ डालो और निकाल लो। सभी ने ऐसा ही किया। बीरबल मुस्कराते रहे। जब सबने हाथ डाला, तब उन्होंने सबकी हथेलियां दिखाने को कहा। हर कोई डर के मारे चुप था, लेकिन एक व्यक्ति, जो रसोई के मसालों का प्रभारी था, उसने हाथ नहीं दिखाया। बीरबल गरजे, रुको, तुम्हारे चेहरे पर डर क्यों है और हाथ क्यों नहीं दिखा रहे? रसोईकार, हुजूर, मुझे खजाने से क्या लेना, मैं तो बस खाना बनाता हूं। बीरबल ने उसकी बाजू पकड़कर उसकी हथेली दिखाई। वो साफ थी। बीरबल, और यही तुम्हारा अपराध सिद्ध करता है, क्योंकि उस थैली में कोई धागा नहीं था। ये सिर्फ एक छल था। जो चोर है, वो डर के मारे हाथ डालता ही नहीं। रसोईकार रो पड़ा। माफ कर दो बीरबल साहब, मैं अकेला नहीं था। मुझे आदेश वजीर अब्दुल साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि खजाने की देखरेख उनका काम है, लेकिन वे उससे कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए पैसे निकालना चाहते हैं। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने वजीर अब्दुल की ओर देखा, जो पसीने पसीने हो चुका था। बीरबल, परंतु एक प्रश्न अब भी शेष है। खजाना गया कहाँ? स्थान शाही कोठरी,
रात का तीसरा पहर। अकबर की आज्ञा से वजीर अब्दुल को नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन बीरबल को राहत नहीं मिली। दरबार का खजाना महज सोने की थैली नहीं था, उसमें शाही संधियों के हस्तलिखित पत्र, एक चक्रवर्ती गुप्त नकाशा और राजगुरु का कुंजी पत्र भी था। ये तीनों मुगल साम्राज्य के भविष्य की बुनियाद थे। बीरबल मन में, अगर ये चीजें दुश्मन के हाथ लग गई तो ये साम्राज्य टूट सकता है। अब्दुल एक मोहरा था, असली खिलाड़ी अभी पर्दे में है। दृश्य 2, जासूस जिया और झूठी खबर। बीरबल ने अपने गुप्तचर जिया को बुलाया। वो पुरानी दिल्ली के तहखानों और देहातों तक खबर पहुंचाने वाला तेज तर्रार जासूस था। बीरबल, जिया, किसी को न बताना। अब्दुल ने जो कबूल किया उसमें कुछ अधूरा है। खजाना कहीं पास ही है, मुझे एक नकली खबर फैलाकर देखना है। जिया, कैसी खबर हुजूर? बीरबल, ये खबर फैलाओ कि अकबर ने फैसला किया है, अब्दुल को माफ कर दिया जाएगा और उसे पुराने पहरेदारों के साथ उसी कोठरी में रखा जाएगा। और हाँ, ये भी जोड़ दो कि अकबर अब खजाने की खोज बंद कर चुका है। दृश्य 3, गुप्त निगरानी और एक अनजान साया। रात को जब अब्दुल को उसके पुराने कमरों में लाया गया, वहां चारों ओर शांति थी। बीरबल और जिया एक झरोखे से निगाह रखे थे। रात का तीसरा पहर। एक छाया धीरे धीरे दरवाजे के पास आई। वो सादी पोशाक में था, पर उसकी चाल में सैनिकों जैसा अनुशासन था। बीरबल, धीरे आ गया असली शिकारी। वो व्यक्ति अब्दुल से कुछ फुसफुसाता है। बीरबल ने होंठ पढ़ने वाले जासूस का सहारा लिया। वो खजाना अब दिल्ली में नहीं है, उसे काले गुफाओं में छुपाया गया है, जहां केवल नागपाश मठ के शिष्य ही प्रवेश कर सकते हैं। दृश्य 4, नागपाश मठ की ओर यात्रा। स्थान, दिल्ली से 60 कोस दूर विंध्याचल की गुफाएं। बीरबल ने एक गुप्त दल तैयार किया, जिसमें जिया, एक पुराना साधु और एक नौजवान आरिफ, जो जंगलों का अच्छा जानकार था, शामिल थे। उन्होंने बादशाह अकबर को सूचित किया कि वो एक गहन ध्यान साधना के बहाने कुछ दिन दरबार से बाहर रहेगा। गुफाओं का रास्ता आसान नहीं था। घने जंगल, सांपों से भरी खाइया और उन पर चढ़ा रहस्यमय डरावना सन्नाटा। आरिफ, हुजूर, ये जंगल नागपंथियों का क्षेत्र है, यहां किसी भी बाहरी की जान सुरक्षित नहीं। बीरबल, मुस्कराते हुए, जहां डर हो वही सच्चाई छिपी होती है, और खजाना भी। दृश्य 5, नागपंथी साधु और बीरबल की पहली हार। बीरबल को एक प्राचीन मठ मिला। वहां एक बूढ़ा नागपंथी ध्यानमग्न बैठा था। बीरबल विनम्रता से, महात्मा, हमें आपके मठ की गुफाओं में प्रवेश की आज्ञा चाहिए। राज्य का खजाना यहां छिपा होने की सूचना है। नागपंथी, आंखें खोले बिना ये मठ केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने भीतर के लालच को मार चुके हों। बीरबल, क्या कोई परीक्षा है? नागपंथी, 3 प्रश्न हैं और एक गलती पर मार्ग सदा के लिए बंद। बीरबल ने परीक्षा स्वीकार की। प्रश्न 1, क्या किसी को उसका अपना ही सत्य धोखा दे सकता है? बीरबल, हां, जब सत्य अधूरा हो या उसकी व्याख्या गलत की जाए। प्रश्न 2, राजा और चोर में क्या समानता है? बीरबल, दोनों को भरोसा चाहिए, राजा को प्रजा का और चोर को अंधेरे का। प्रश्न 3, सबसे बड़ा खजाना क्या है, जिसे खोने पर जीवन समाप्त, पर पाने पर भय भी समाप्त? बीरबल, चुप, वो उत्तर न दे सके। नागपंथी, तुम उत्तर नहीं दे पाए, अब मार्ग बंद है। थके बीरबल और जिया एक झरने के पास रुके। वहां एक वृद्ध मिला, जिसके पास एक पुरानी किताब थी। वृद्ध, बीरबल, तुम सत्य के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन सत्य कई बार शब्दों से नहीं, प्रतीकों से मिलता है। वो बीरबल को एक पुरानी हस्तलिपि देता है। उस पर नागपंथी लिपि में लिखा था। जहां नाग की पूंछ हो, वही खजाने की सांस। बीरबल ने महसूस किया कि गुफाओं के मुख्य द्वार पर बना चित्र एक सांप की पूंछ की तरह मुड़ा हुआ है। वो भाग दिखाई नहीं देता था।
वहां छुपा एक द्वार था। उन्होंने आरिफ से कहा, तैयारी करो, हमें उस छिपे द्वार में प्रवेश करना है, चुपचाप। भीतर जाते ही एक गंध, एक सड़ांध और कई मोहरों की झलक। जिया, हुजूर, ये वही थैले हैं जिनमें सोने की मोहरें थी। लेकिन तभी एक भयंकर विस्फोट होता है। पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। बीरबल, जिया और आरिफ अब एक गुप्त सुरंग में फंसे थे, जहां से निकलने का एकमात्र रास्ता आगे था। उस रास्ते पर एक चित्रलिपि खुदी थी। जिसने खजाना पाया वो खुद खजाने का हिस्सा बन गया। अचानक एक आवाज गूंजती है, जैसे गुफा के भीतर कोई रह रहा हो। रहस्यमयी आवाज, बीरबल, तुम आ ही गए। तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें यहां लाया, पर अब ये बुद्धि ही तुम्हारा बंधन बनेगी। बीरबल, कड़ा स्वर, कौन हो तुम? सामने आओ। कोई सामने नहीं आया, लेकिन सामने पड़ा था एक दर्पण, जिसमें बीरबल को अपना ही चेहरा दिखा, पर वो हंस रहा था। शैतानी हंसी। बीरबल, जिया और आरिफ एक तंग सुरंग में खड़े हैं। सामने एक बड़ा, धुंध से ढका दर्पण। उसमें कोई आकृति स्पष्ट नहीं होती, लेकिन बीरबल जैसे ही करीब आता है, उसमें उसका ही चेहरा हंसता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वो हंसी उसकी अपनी नहीं है। दर्पण की आवाज, बीरबल, अपनी बुद्धि पर इतराना छोड़ दो। यहां तुम्हारे सवालों से ज्यादा पुराने जवाब छिपे हैं। बीरबल, संयमित स्वर में, तुम कौन हो और इस खजाने का असली खेल क्या है? दर्पण, जिसे तुम खजाना समझते हो, वो दरअसल एक चाबी है। असली खजाना तो अब भी छिपा है, और उसे वही पा सकता है जो अपनी छाया से भी जीत जाए। जिया, धीरे से, हुजूर, ये कहीं मानसिक जाल तो नहीं? बीरबल, हो सकता है, लेकिन हर जाल एक मन से बुना गया होता है, और उसी मन से काटा भी जा सकता है। दर्पण के पीछे एक और रास्ता खुलता है, एक गोलाकार सुरंग, जिसके चारों ओर छायाएं चलती हुई दिखती है। आरिफ, कांपते हुए, ये छायाएं, ये तो हमारी ही तरह लग रही है। बीरबल, क्योंकि ये हमारी यादों की परछाइयां है। हमें ये समझना होगा, ये जगह सिर्फ भौतिक नहीं, मानसिक भी है। सुरंग में प्रवेश करते ही हर किसी को अपने अतीत की कोई न कोई छवि दिखने लगती है। जिया को उसकी मां की बीमारी दिखाई देती है, जिसे वो कभी बचा नहीं सका। आरिफ को एक युद्ध का दृश्य, जिसमें उसका भाई खो गया था। और बीरबल को एक बच्चा दिखता है, जो सड़कों पर भीख मांग रहा होता है। बच्चा, बीरबल से तुम सबकी मदद करते हो, लेकिन मेरी कभी नहीं की। बीरबल, निराश स्वर में, तुम, मैं कौन हूं तुम्हारे लिए? बच्चा, तुम वही हो जो बुद्धि से चलाते हो दूसरों की जिंदगी, पर दिल से कभी नहीं जिए। जिया, धीरे, हुजूर, ये मानसिक परीक्षा है, फंसिए मत। बीरबल, संघर्षपूर्ण स्वर में, नहीं, मुझे इसे देखना होगा। मैं अपनी परछाई को समझे बिना इस अंधेरे से नहीं निकल सकता। आखिरकार सुरंग समाप्त होती है, और एक गर्भगृह जैसा स्थान सामने आता है। वहां एक प्राचीन शिला पर एक पांडुलिपि रखी होती है, नागपाश ग्रंथ। जिया, क्या यही असली खजाना है? बीरबल, पांडुलिपि पढ़ते हुए, ये ग्रंथ एक गुप्त भाईचारे का हिस्सा था, जिसमें लिखा है कि मुगल दरबार में एक आंतरिक घातक है, जो राज्य के अस्तित्व को मिटा देना चाहता है। आरिफ, घातक? क्या वजीर अब्दुल की बात हो रही है? बीरबल, नहीं, अब्दुल तो सिर्फ मोहरा था। असली घातक अभी सक्रिय है। ये ग्रंथ कहता है कि वो दरबार का निकटस्थ विश्वासी है, जो सफेद रंग की पोशाक पहनता है और कभी नहीं बोलता। जिया, घबराकर, ये तो बादशाह के शरीर रक्षक अमीश हो सकते हैं। वे हमेशा सफेद कपड़ों में रहते हैं और चुप रहते हैं। बीरबल, शायद, पर हमें पक्का करना होगा। ग्रंथ में आगे लिखा है कि जब खजाना वापस दरबार ले जाया जाएगा, तभी घातक अपना असली रूप प्रकट करेगा। गुफा के भीतर एक रास्ता खुलता है, जो उन्हें नीचे उतरती सुरंगों के जरिए पुराने जंगल के किनारे ला देता है।
3 दिन बाद बीरबल, जिया और आरिफ दरबार वापस लौटते हैं। साथ में वो गुप्त खजाना, पांडुलिपियां और नागपंथियों की चिट्ठियां। बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, पर बीरबल की निगाहें हर दरबारी पर जाती है, विशेषकर अमीश पर, जो सफेद वस्त्रों में चुपचाप खड़ा है। अगले दिन दरबार बुलाया जाता है, जिसमें अकबर, बीरबल, सभी मंत्री और अमीश मौजूद होते हैं। बीरबल, बादशाह सलामत, हमने वो खजाना वापस ला दिया है, लेकिन उसके साथ एक रहस्य भी आया है कि आपके दरबार में एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी गद्दी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दरबार में सन्नाटा। अकबर, सख्त स्वर, कौन है वो? बीरबल, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं बस एक प्रयोग करना चाहता हूं। वो एक सांप के विष का प्याला दरबार में लाते हैं और कहते हैं, बीरबल, ये विष है, मैं इसे दरबारियों के सामने रखूंगा। जिसे ये लगे कि ये असली है, वो उससे डर जाएगा, लेकिन जो घातक होगा उसके शरीर में इसका असर नहीं होगा, क्योंकि वही विषी नाग है। सभी चौंकते हैं। अमीश टस से मस नहीं होता। बीरबल, तो तुम डर नहीं रहे? अमीश अमीश पहली बार बोलता है, डरता वही है जो कुछ खोने से डरे। मैंने सब कुछ खो दिया, तुम्हारी मुगल सल्तनत भी। अकबर खड़ा हो जाते हैं। अमीश की तलवार बाहर, गुप्तचरों की दौड़, लेकिन वो निकल भागता है। 3 दिन बाद अमीश गायब है। खजाना सुरक्षित है, लेकिन बीरबल हर रोज उस पांडुलिपि के पास जाकर बैठता है और एक वाक्य पढ़ता है, जिस दिन सत्य अधूरा दिखे, समझो असली खेल अभी बाकी है। अंतिम संवाद। जिया, हुजूर, क्या ये अब खत्म हुआ? बीरबल, नहीं जिया, असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि अमीश अकेला नहीं था, और अगला निशाना हम नहीं, खुद बादशाह हो सकते हैं। पिछले भाग में बीरबल ने नागपंथियों की गुफा से खजाना तो खोज निकाला, लेकिन एक रहस्यमयी व्यक्तित्व, अमीश, सामने आया, जो सदैव सफेद वस्त्रों में रहता था, कभी नहीं बोलता था, और अंत में वही घातक निकला जो दरबार को भीतर से तोड़ने का षड्यंत्र रच रहा था। अमीश अब फरार है, लेकिन बीरबल जानता है कि ये लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही। अब ये पूरे मुगल साम्राज्य के अस्तित्व की लड़ाई है, और कहानी यहीं से शुरू होती है। स्थान: अकबर का विशेष कक्ष, आधी रात, रात्रि का तृतीय प्रहर। बीरबल को एक कागज की छोटी सी पुड़िया दी जाती है, जो महल की पश्चिमी दीवार से बंधी पाई गई थी। उस पर कोई मुहर नहीं थी, पर अक्षर नागपंथी ग्रंथ से मिलते जुलते थे। बीरबल, पढ़ते हुए तुमने सिर्फ अमीश को देखा है, बीरबल, पर वो केवल अग्नि का प्रथम ज्वाला है। अगला प्रहार तुम्हारे सबसे भरोसेमंद के हाथों से होगा। समय की घड़ी उल्टी दिशा में घूमने लगी है। अकबर गंभीर स्वर में, बीरबल, ये कोई खेल नहीं। अब दरबार में हर व्यक्ति संदेह के घेरे में है, यहां तक कि तुम भी। बीरबल शांत भाव से, मुझे डर है। जहां दृष्टि नहीं पहुंचती, वहां विश्वास अंधा हो जाता है। स्थान: एक सुनसान गुफा, यमुना किनारे। बीरबल गुप्त रूप में एक वृद्ध संत से मिलता है, जिसका नाम भास्कर नाथ है। वो पूर्व नागपंथी था, जिसने ये गुट त्याग दिया था। भास्कर नाथ: अमीश तो महज एक अनुयायी था। असली संगठन है श्वेतभ्रम। ये एक गुप्त दल है, जो दरबार के भीतर से हर साम्राज्य को गिराने की योजना बनाता है। बीरबल, क्या उनका उद्देश्य मुगल साम्राज्य का विनाश है? भास्कर नाथ: नहीं, वे चाहते हैं नया चक्रवर्ती धर्म, जिसमें बुद्धि को खत्म कर दिया जाए और सिर्फ अनुशासन बचे। बीरबल, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? भास्कर नाथ: नाम नहीं पता, पर उसे शून्य मुख कहा जाता है। वो बोलता नहीं, उसके अधीन लोग भी उसका चेहरा नहीं देखते। बीरबल ने एक योजना बनाई। सभी प्रमुख दरबारियों को एक गुप्त सभा में आमंत्रित किया गया, जिसमें एक विशेष संवेदन परीक्षण यंत्र लगाया गया। ये एक विशेष संदूक था, जो दिल की धड़कन को पढ़ता था। बीरबल, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं,
अगर किसी ने श्वेतभ्रम से कोई संपर्क किया हो, उसका मनोदैहिक दबाव इस संदूक में पकड़ में आ जाएगा। सभी ने परीक्षा दी, पर एक व्यक्ति, रजा मुनीम, बीरबल का पुराना दोस्त, जिसकी ईमानदारी पर बीरबल को कभी संदेह न हुआ था, उसके दिल की गति अचानक असामान्य हो गई। बीरबल हैरान, रजा तुम? रजा नजरें झुकाकर, मैं श्वेतभ्रम का हिस्सा नहीं, लेकिन हां, मैं उनसे मिला था। उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया था। मुझे मजबूर किया गया। बीरबल, क्या तुमने उनसे शून्य मुख का कोई संकेत देखा? रजा धीरे से केवल एक ध्वनि सुनी थी, वज्रवाणी, जो दीवारों को हिला देती थी लेकिन कानों को नहीं छूती थी। अब बीरबल जान चुका था, लड़ाई भाले या तलवारों से नहीं होगी। ये युद्ध मनोबल और बौद्धिक भ्रम का था। उसने खुद पर एक प्रयोग किया। नागपंथी ध्यान में बैठकर वज्रवाणी की ध्वनि को सुनने का प्रयास किया। अचानक उसके सामने एक दर्पण फिर उभरता है। दर्पण की छवि, बीरबल, क्या तुम जान पाओगे कि शून्य मुख कौन है? क्या तुम अपने भीतर की छाया को देख सकोगे? शत्रु वही है जो अपने नाम से नहीं, तुम्हारे नाम से चलता है। बीरबल, संघर्ष करते हुए तुम मेरे भीतर प्रवेश क्यों करना चाहते हो? दर्पण की छवि, क्योंकि तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा भय है, भरोसे का टूट जाना, और वही हमें शक्तिशाली बनाता है। एक दिन बीरबल को एक खबर मिलती है। कन्नौज के एक छोटे से गांव में एक साधु को देखा गया है जो बोलता नहीं, सिर्फ लिखता है और सफेद चोगा पहनता है। बीरबल जिया और रजा को साथ लेकर वहां जाता है। वहां पहुंचने पर देखा कि साधु ध्यानमग्न है, पर उसके पास एक चट्टान पर उकेरा गया चिन्ह है, वही नागपंथी त्रिवेणी यंत्र। पर जब बीरबल पास आता है, साधु अचानक आंखें खोलता है और हस्ताक्षर करता है, खजाना तुम्हारा है, पर उसे देखने की शक्ति मेरी है। और वह गायब हो जाता है। बीरबल दरबार लौटता है, लेकिन एक शाही जुलूस पर हमला हो चुका था। अकबर बाल बाल बचते हैं, पर बीरबल को गहरी चोट लगती है। रजा, हुजूर, हम दुश्मन के बिल्कुल पास है, लेकिन कोई हमारे भीतर से सबको सूचना दे रहा है। अकबर, बीरबल, क्या अब भी तुम कह सकते हो कि ये युद्ध विचारों का है? अब तो खून बह चुका है। बीरबल, धीरे, खून तब बहता है जब बुद्धि बंद हो जाती है, पर हम बुद्धि से ये आग बुझाएंगे, नहीं तो ये अग्नि दरबार की बुनियाद जला देगी। घाव से उबरने के बाद बीरबल ने नागपंथी ग्रंथ के अंतिम अध्याय को पढ़ा, जिसमें लिखा था, जिस दिन खजाना राज्य में वापस पहुंचे, शून्य मुख अपनी सबसे बड़ी चाल चलेगा और बीरबल के सामने उसका चेहरा प्रकट होगा। लेकिन किसी और के शरीर में उस रात बीरबल एक पत्र छोड़ता है, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। यदि मैं लौटा और पहचान में ना आया तो मेरी बुद्धि को मत मानो, सत्य की कसौटी को मानो। और वह अकेले निकल पड़ता है, इस बार राज्य के भीतर किसी को पहचानने के लिए, जो शायद वही है जिसकी वो रक्षा करता रहा। बीरबल को अब शक है कि शून्य मुख नाम का रहस्यमयी शत्रु दरबार के किसी अत्यंत निकटस्थ व्यक्ति के भीतर छिपा है। खजाना तो वापस आ चुका है, लेकिन उससे अधिक मूल्यवान अब दरबार का विश्वास है, जो धीरे धीरे बिखर रहा है। बीरबल अब अपनी ही पहचान को छिपाकर दरबार के भीतर गुप्त रूप से प्रवेश करता है, ताकि वो उस व्यक्ति को खोज सके जो उसका अपना ही प्रतिबिंब बनकर सच्चाई को उलझा रहा है। बीमार दिखते एक वृद्ध ब्राह्मण का प्रवेश होता है आगरा के बाजार में। उसकी चाल धीमी, आंखों पर मोटे चश्मे और हाथ में आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का झोला। कोई पहचान नहीं सकता कि ये वास्तव में बीरबल है। बीरबल, मन में अब मैं बीरबल नहीं, अब मैं स्वयं अपने भीतर की परछाई हूं। मुझे दरबार में नहीं, विश्वास के पीछे छिपे शून्य को खोजना है। बीरबल दरबार के रसोई, अस्तबल और दरबानों की निचली इकाइयों में प्रतिबिंब नाम के गुप्त सेवक के रूप में काम करता है। आए 3 दिन में ही उसे कई संदेहास्पद गतिविधियां दिखती है। एक सेविका, जो हर रात राजा के कक्ष के बाहर चुपचाप बैठती है, पर कोई उसे पहचानता नहीं। रसोई में दिया जाने वाला शरबत
रोज सिर्फ बादशाह को दिया जाता है। वो एक साधारण रसोईकार नहीं बनाता, बल्कि एक विशेष रसायनकार बनाता है जिसका चेहरा कभी नहीं दिखता। बीरबल रात को खुद से जिस तरह से दरबार में चीजें बदल रही है, ये स्पष्ट है। शून्य मुख यहां है, पर कौन है ये? एक रात बीरबल पुराने ग्रंथालय में पहुंचता है। वहां उसे एक फटी हुई पांडुलिपि मिलती है जिस पर श्वेत भ्रम का चिन्ह है। वो लिखावट धीरे धीरे बुझती हुई लगती है, लेकिन एक वाक्य स्पष्ट दिखाई देता है। वो बोलता नहीं, क्योंकि उसकी वाणी सबके भीतर गूंजती है। वो वही है जिसकी छाया सबके निर्णय में होती है। बीरबल अब समझता है, शून्य मुख बोलता नहीं, क्योंकि वो निर्णयों में छिपकर लोगों की चेतना को मोड़ता है। अकबर अब एक नए न्याय सलाहकार को नियुक्त करता है, मौलवी अजीम, जो बेहद ज्ञानी लेकिन असामान्य चुप स्वभाव का है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा ठहराव है, जैसे वो सब कुछ जानता है पर कुछ भी नहीं कहता। अकबर, दरबार में मौलवी अजीम अब मेरे निर्णयों में मार्गदर्शन देंगे। उनकी चुप्पी ही उनका ज्ञान है। बीरबल, मन में चुप्पी, ज्ञान या एक गहरी चाल। एक दिन राजसी दस्तावेजों के कक्ष में आग लग जाती है। आग बुझा दी जाती है, लेकिन 3 दस्तावेज गायब हो चुके हैं। तीनों में दरबार के भीतर के सैन्य ठिकानों की जानकारी थी। रजा गुप्त सूचना लाता है, आग लगने से एक रात पहले अजीम को वहां जाते हुए देखा गया था। पर किसी ने कुछ नहीं कहा। बीरबल, क्योंकि वो वही है जिसकी छाया सबको भ्रमित करती है। पर मैं जल्द ही उसकी परछाई में दीपक जलाऊंगा। एक रात बीरबल को एक पर्ची मिलती है। वो उसी हाथ से लिखी लगती है जैसे पहले वज्रवाणी का संदेश आया था। अगर तुम अपने भीतर का बीरबल भूल सको, तभी मुझे देख पाओगे, नहीं तो तुम केवल अपनी ही बुद्धि में उलझ जाओगे। बीरबल, स्वतः से तो तुम चाहते हो कि मैं स्वयं को मिटा दूं? तो ठीक है, अब मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं बीरबल को बंद करके केवल प्रतिबिंब बनकर चलूंगा। बीरबल एक चक्रवर्ती तंत्र का उपयोग करता है, एक विशेष बुद्धि दर्पण जो सामने वाले व्यक्ति की मानसिक तरंगों का चित्र बनाता है। वो अजीम को एक सरल बहाने से इस यंत्र के सामने लाता है। मौलवी अजीम शांत भाव में बुद्धि को मापने का प्रयास बुद्धिहीनता है, लेकिन यंत्र पर एक अजीब लहरें उभरती है, घुमावदार वृत्त जो किसी गहरे अंधकार की ओर इशारा करते हैं। बीरबल, ये संकेत सामान्य नहीं है। ये वही लहरें हैं जो नागपंथी ग्रंथ में शून्यमुख चेतना के रूप में वर्णित थी। एक दिन बीरबल को अचानक एक संदिग्ध मृत शरीर मिलता है। चेहरे पर स्खम, पर कपड़े वही जो वो स्वयं प्रतिबिंब बनकर पहनता था। रजा चौंक कर, ये तो प्रतिबिंब, यानी आप। और तभी एक आवाज गूंजती है। कोई बोल रहा है, पर गूंज सिर्फ बीरबल के भीतर होती है। जब तू स्वयं को भूल गया, तब मैं बन गया तू। बीरबल पीछे मुड़ता है और एक छाया दिखती है उसकी तरह, पर आंखें नीली और वही चेहरा। मैं शून्य मुख नहीं हूं बीरबल, मैं तो तेरी ही वो बुद्धि हूं जो सदा तर्क में उलझी और अब तुझे ही छलने आई है। पिछले भाग में बीरबल ने अपनी पहचान छिपाकर प्रतिबिंब नाम से दरबार में प्रवेश किया। वही वह मौलवी अजीम की रहस्यमयी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। लेकिन जैसे ही बीरबल ने बुद्धि दर्पण प्रयोग किया, उसे एक छवि दिखाई दी, उसकी ही। परंतु वो बीरबल नहीं था, बल्कि कोई और जो उसकी बुद्धि का प्रतिबिंब बन चुका था। अब ये लड़ाई तर्क और चालाकी से परे है। ये लड़ाई आत्मा, पहचान और विश्वास की है, और कहानी यहीं से शुरू होती है। स्थान आगरा का शाही उद्यान। रजा और जिया मृत प्रतिबिंब का शव देख रहे हैं। चेहरा बीरबल से मिलता जुलता, शरीर की बनावट, वस्त्र, सब कुछ वही। रजा चौंक कर, अगर ये बीरबल है तो दरबार में जो है वो कौन? जिया कांपते हुए, या तो किसी ने बीरबल की जगह ले ली है, या फिर बीरबल अब खुद ही नहीं जानते कि वो कौन है। बीरबल अकेला बैठा है, आंखें मुंदे,
चारों ओर दर्पण है, लेकिन हर दर्पण में उसे एक अलग स्वयं दिखाई देता है। एक बीरबल रक्तरंजित वस्त्रों में, निर्दयी रूप में। दूसरा तर्कशील पर क्रूर। तीसरा शांत पर आत्महीन। एक दर्पण, गूंजती आवाज, क्या तुम जान पाए कि तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है? तुम शून्य मुख से लड़ने आए थे, पर क्या तुम जानते हो कि शून्य मुख क्या है? बीरबल धीरे से शून्य मुख। कोई व्यक्ति नहीं, शायद वो मेरी ही बुद्धि की छाया है, वो हिस्सा जो मैंने दरबार को बचाने के लिए छोड़ा था। स्थान गुप्त पुस्तकालय, आगरा किला बीरबल जिया से मंगवाता है नागपाश ग्रंथ का अंतिम पृष्ठ, वो जो कभी पढ़ा नहीं गया था। उस पर लिखा था, शून्य मुख वह है जो स्वयं को मिटाकर स्वयं को बना ले। उसके पास चेहरा नहीं, पर हर चेहरा उसकी छाया हो सकता है। वो कोई एक नहीं, वो हर वह है जो अंधेरे में खुद को खोजता है, और हर उस पर हंसता है जो समझता है कि उसने सत्य पा लिया। बीरबल धीरे से, तो मैं ही शिकार हूं और मैं ही शिकारी। परंतु असली बीरबल कौन है? बीरबल अब दरबार में लौटता है, लेकिन अब एक नया व्यक्ति भी उसी समय दरबार पहुंचता है, जिसने अपना चेहरा पूरी तरह ढक रखा है। अकबर, ये कौन है और क्यों दावा करता है कि वो भी बीरबल है? दोनों बीरबल एक साथ, मैं ही बीरबल हूं। रजा और जिया असहाय भाव में, अब असली कौन है हम कैसे जाने? अकबर गंभीर स्वर में, तो एक परीक्षा होगी जिसमें तुम दोनों को वही बुद्धि दिखानी होगी जो केवल बीरबल के पास है। अकबर ने एक विशेष परीक्षण रचा। 2 अपराधी लाए गए, एक बूढ़ा किसान जिस पर चोरी का आरोप था, और दूसरा एक साहूकार जो दावा करता है कि किसान ने उससे सोना चुराया। अकबर, तुम दोनों बीरबल न्याय दो, देखना है कौन सच्चा है। बीरबल, ढका चेहरा, किसान गरीब है, उसका अपराध क्षम्य है, उसे जाने दो। साहूकार को सजा दो, झूठी गवाही के लिए। बीरबल, पुराने वस्त्रों में चोरी किसने की? इससे पहले यह देखना होगा कि किसे इसकी जरूरत थी और किसे इससे लाभ हुआ। किसान के पास कोई वस्त्र नहीं, लेकिन उसके बेटे ने हाल में नया जेवर खरीदा है। वही साहूकार का खाता कर प्रणाली से मेल खाता है। अकबर, धीरे से, हमें असली बीरबल मिल गया। उसी समय दरबार में एक अचानक हमला होता है। गैस छोड़ी जाती है, सैनिक बेहोश, अकबर घिर जाते हैं। लेकिन हमला करने वाला कोई और नहीं, मौलवी अजीम है, जिसकी आंखें अब चमक रही है, चेहरा विकृत, और वो सिर्फ एक शब्द बोलता है, अंत समय। अब सत्य भी असत्य लगेगा और असत्य भी सत्य। अब चक्र उलट जाएगा और बीरबल स्वयं शून्य मुख में बदलेगा। बीरबल, क्यों, किस लिए? अजीम, क्योंकि तुम्हें सत्य से प्यार है, और जो सत्य से प्यार करता है वही सबसे आसानी से भ्रमित होता है। रजा गोली चलाता है, लेकिन अजीम गायब। बीरबल फिर से एकांत में लौटता है। वो उस दर्पण के सामने बैठता है, लेकिन अब उसमें कोई छवि नहीं, केवल एक लकीर। और अचानक दर्पण चटकता है और वहां खड़ा होता है एक तीसरा बीरबल। तीसरा बीरबल, मैं वो हूं जो तुम कभी थे पर अब नहीं हो सकते। मैं ही शून्य मुख हूं, तुम्हारे भीतर की वो सच्चाई जिसे तुमने अस्वीकार कर दिया। बीरबल, धीरे से, क्या तुम मेरा ही प्रतिबिंब हो? तीसरा बीरबल, नहीं, अब मैं अलग हूं, अब मैं भी जीवित हूं, और अब यह राज्य मेरे न्याय से चलेगा, तुम्हारे विवेक से नहीं। अकबर के सामने 3 बीरबल खड़े हैं। हर कोई एक जैसा दिखता है, बोलता है, सोचता है। रजा, जिया, सभी भ्रमित। एक बीरबल कहता है, अकबर, देखो मेरी आंखों में। दूसरा कहता है, याद करो जब हमने पहली बार थैली की चाल चली थी। तीसरा कहता है, मैंने ही तुम्हें सत्य के बोझ से बचाया था। अकबर गंभीर, अगर अब मैं फैसला करूं और गलती हो गई तो पूरे राज्य का विनाश संभव है। पिछले भाग में 3 बीरबल दरबार में एक साथ खड़े थे। तीनों दिखने में समान,
बोलने में एक जैसे, चाल में स्वाभाविक, विचारों में धारदार। बादशाह अकबर खुद को निर्णय विहीन पा रहे हैं। गलती से एक गलत बीरबल को चुन लिया तो न केवल दरबार बल्कि पूरा साम्राज्य असत्य के चरणों में जा सकता है। इस भाग में हम उस रहस्य को उधेड़ते हैं जो शून्य मुख बनाम बीरबल की अंतिम लड़ाई में बदलने वाला है। लेकिन अंत में कहानी एक ऐसी खुली गुफा में प्रवेश कर जाएगी जहां से कोई भी रास्ता संभव होगा। समय दोपहर की सभा अकबर के चारों ओर जनसभा जमा थी। एक सिंहासन, 3 बीरबल सामने खड़े और 4 और गुप्तचरों की नजरें। अकबर, चुपचाप मुझे एक ऐसा संकेत दो जो ये प्रमाणित करे कि तुम ही असली बीरबल हो, लेकिन ऐसा जो किसी और को ज्ञात न हो। बीरबल 1 विनम्र स्वर में, जहां बुद्धि मौन हो वहां बीरबल बोले, आपने स्वयं कहा था। बीरबल 2 मुस्कराकर, जब हमने पहली बार थैलीस का प्रयोग किया था, आपने मेरी पीठ थपथपाकर कहा था, अब तू मेरा दर्पण है। बीरबल 3 गंभीर, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तब मैं 3 दिन दरबार नहीं आया था। आप मुझे आंसू वाली स्याही कहकर पुकारते थे। अकबर का चेहरा एक क्षण को बदलता है, लेकिन तभी दरबार की दीवारें हिलती है। एक और आवाज गूंजती है, और इस बार वो दर्पण के बाहर नहीं, भीतर से आती है। अकबर, तीनों की बात सटीक है, पर अब भी मैं संशय में हूं। तभी जिया दरबार में दौड़ते हुए आता है। उसके हाथ में एक पत्र है। हुजूर, नागपंथी गुफा से संदेश आया है। शून्य मुख अब चेतना को भेदने में सक्षम है। वो किसी के भी विचारों को इस तरह पढ़ सकता है कि सामने वाला उसे स्वयं का अंश समझे। अकबर, सन्न, तो क्या संभव है कि ये तीनों ही शून्य मुख के 3 चेहरे हों, जिया, या फिर तीनों बीरबल हों, लेकिन 3 अलग अलग कालखंडों के। तीनों बीरबल अब एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। बीरबल 1 बीरबल 3 से, अगर किसी न्याय के लिए तुम्हें दरबार की गरिमा को चोट पहुंचानी पड़े, क्या तुम सहमत होगे? बीरबल 3 गरिमा सत्य से बड़ी नहीं। मैं दरबार के विखंडन को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन न्याय के बगैर साम्राज्य नहीं रखूंगा। बीरबल 2 बीरबल 1 से, अगर बादशाह एक अन्यायपूर्ण निर्णय ले तो क्या तुम उन्हें रोकोगे या उनका समर्थन करोगे? बीरबल 1 बीरबल का कर्तव्य है बादशाह को सत्य की ओर मोड़ना। मैं उन्हें रोकूंगा, चुपचाप, बुद्धिपूर्वक। बीरबल 3 बीरबल 2 से, तुम्हें क्या प्रिय है, बादशाह का विश्वास या जनसामान्य का न्याय? बीरबल 2 बादशाह का विश्वास जनता के लिए है, और जनता का न्याय बादशाह की छाया से सुरक्षित है। दोनों अलग नहीं, यदि बुद्धि सही हो। अकबर चुप है, पर जिया अब भी देख रहा है। उसे तीनों में कोई झलक एक सी नहीं लगती। दरबार में शांति को चीरते हुए अचानक एक विस्फोट होता है। सामने का किला फाटक उड़ाया जाता है। सैनिक भागते हैं, और इसी अफरातफरी में एक बीरबल अचानक गायब हो जाता है। रजा, ये छल था। ये हमला दरबार को भ्रमित करने के लिए था। ये तीनों में से एक ही शून्य मुख था जो निकल गया। अकबर, लेकिन कौन? बीरबल, बचा हुआ। जिया और रजा मिलकर उस सुरंग में उतरते हैं जहां से शून्य मुख भागा। वहां वे एक भित्ति चित्र पाते हैं जिस पर नागपंथियों का प्रतीक बना है, पर उल्टा, और वहां एक वाक्य उकेरा है, जिसे तुम बचाना चाहते हो वही अब तुम्हारा अगला शत्रु बनेगा। तभी एक हल्की चीख सुनाई देती है, पर वो किसी और की नहीं, बीरबल की अपनी आवाज जैसी होती है, जैसे कोई उसकी मनोवाणी दोहरा रहा हो। बीरबल अब 2 बीरबलों के बीच की दूरी नहीं माप रहा, वो खुद को ही खोज रहा है। गुफा के एक कोने में उसे एक पुराना दर्पण दिखता है, परंतु उसमें चेहरा नहीं, केवल आंखें दिखती है, और वो आंखें किसी और की नहीं, बीरबल की ही है, पर उनमें अब एक अजीब सी चमक है। दर्पण की गूंजती आवाज, तुम समझते हो कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी है, पर अब नहीं। तुमने सत्य को पकड़ने की इतनी कोशिश की कि अब वो खुद को तुमसे छिपाने लगा है। 3 दिन बाद दरबार में 2 बीरबल फिर से लौटते हैं।
एक वही है जो पहले बचा था, दूसरा वो है जो शून्य मुख बनकर भागा था, पर अब वो आत्मसमर्पण की मुद्रा में है। अकबर, धीरे, अब तुम दोनों मेरे सामने हो, और मैं जानता हूं कि तुम दोनों में से एक ही अब भी सत्य से जुड़ा है। पर कौन? बीरबल, मैं नहीं जानता कि कौन हूं, पर मैं स्वयं को हर दिन प्रश्न करता हूं। बीरबल, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, और अब मुझे किसी सत्य की तलाश नहीं। अकबर चुप हो जाते हैं। जिया, हुजूर, क्या अब निर्णय होगा? अकबर, नहीं जिया, अब निर्णय नहीं। समय खुद बताएगा कि सत्य कौन है, क्योंकि इस बार बुद्धि भी भ्रमित है। पिछले भाग में दो बीरबल दरबार में मौजूद है, एक आत्मशंकाग्रस्त, दूसरा आत्मनिश्चयी। अकबर निर्णय नहीं ले पा रहे। बीरबल अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन चुका है, और शून्य मुख अब मात्र कोई छाया नहीं, वो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो सत्य, असत्य और पहचान को एक बिंदु पर लाकर टकराती है। इस भाग में दरबार और जनता स्वयं निर्णय की प्रक्रिया में उतरते हैं, लेकिन जैसे जैसे न्याय की कसौटी आगे बढ़ती है, रहस्य गहराता है। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान है। सामने दो बीरबल, एक नर्म कपड़ों में, आंखों में थकान, दूसरा सीधा, आत्मविश्वास से भरा हुआ। अकबर, सर्वसामान्य घोषणा, आज से 7 दिनों तक ये दरबार स्वयं निर्णय करेगा। मेरी गद्दी नहीं, मेरी प्रजा इस प्रश्न का उत्तर देगी कि कौन बीरबल है और कौन उसकी छाया शर्तें रखी जाती है। दोनों बीरबल 7 दिन तक जनता के बीच न्याय का कार्य करेंगे। उन्हें किसी गुप्तचर की मदद नहीं मिलेगी। जनता के लिखित मत और दरबारियों की चुपचाप अवलोकन रिपोर्ट निर्णय का आधार होंगे। मामला, एक सैनिक जिसने युद्ध के समय अपने साथी को बचाने के लिए आदेश की अवहेलना की थी, अब मृत्युदंड के आदेश में है। बीरबल 1, थका चेहरा, कोमल स्वर, आज्ञा तोड़ी गई, पर जीवन बचाया गया। जो जीवन बचाए उसे मृत्यु क्यों दी जाए? बीरबल 2, सीधा, तीखा, अगर आज्ञा टूटी तो कल पूरी सेना बिखर जाएगी। भावना अनुशासन से बड़ी नहीं। जनता का मत, पहले वाले बीरबल में करुणा है, दूसरे में राज्य रक्षा की सूझ। परिणाम, पहला दिन मत बंटे हुए। मामला, एक व्यापारी ने सूखे समय में मूल्य बढ़ा दिए, क्या वह दोषी है? बीरबल 1, ये व्यवस्था की विफलता है। व्यापारी दोषी नहीं, वो केवल परिस्थिति से खेल रहा था। बीरबल 2, परिस्थिति से लाभ उठाना नैतिक नहीं, यही स्वार्थ का छद्म है, उसे दंड मिलना चाहिए। जनता, दूसरे बीरबल ने हमें न्याय का संतुलन दिखाया। एक अंधा वृद्ध बीरबलों के बीच आता है, वो न दरबारी है न राजकीय। वो कहता है, मैं जानता हूं तुम में कौन बीरबल है, क्योंकि जब मैं घायल था उसी ने मुझे पत्तों से बांधा था। बीरबल 1, मैं नहीं पहचानता आपको। बीरबल 2, मैंने आपको कभी देखा नहीं। वृद्ध मुस्कुराता है, तो दोनों झूठ बोलते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने कभी नहीं बांधा था। मैं सत्य की परीक्षा लेने आया था। प्रश्न, अगर एक बच्चा चोरी करता है पर भूखा है, उसे क्या सजा दी जाए? बीरबल 1, भूख एक अपराध नहीं, चोरी उसकी भाषा है, सजा नहीं, रोटी दी जाए। बीरबल 2, चोरी, चाहे कारण कोई भी हो, व्यवस्था को चोट देती है। सजा कम हो पर संदेश दृढ़ हो। जनता फिर बंट जाती है, लेकिन धीरे धीरे एक तीसरा मत उभरता है। क्या ये दोनों वास्तव में अलग हैं, या हमें बस उनका अभिनय दिख रहा है? दरबार के बाहर वही पुराना दर्पण प्रकट होता है, उसी नागपंथी चिन्ह के साथ। जो भी उसके सामने जाता है उसे वह दिखाता है उसका सबसे गहरा डर। दोनों बीरबल वहां जाते हैं। बीरबल 1, दर्पण में वो देखता है, वो सिंहासन पर बैठा है पर दरबार जल रहा है। बीरबल 2, दर्पण में वो देखता है, वो भीड़ के बीच गुमनाम है और कोई उसे पहचान नहीं रहा। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। जनता से लिखित मत मंगवाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश उत्तर कहते हैं, हम अब भी नहीं जानते कौन बीरबल है,
पर जो हमें सिखा रहा है वही चाहिए। दरबारियों की गुप्त रिपोर्ट कहती है दोनों बीरबल समान हैं, व्यवहार, ज्ञान, संतुलन में, परंतु एक की दृष्टि प्रश्नों में, दूसरे की उत्तरों में है। सभा के दिन दरबार में एक तीसरा बीरबल आता है, चेहरा ढका हुआ। वो कहता है, मैं ही असली बीरबल हूं। ये दोनों मेरी छायाएं हैं, एक मेरी दया, दूसरी मेरा विवेक। मैंने जानबूझकर अपनी चेतना को बांटा ताकि राज्य का निर्णय एक व्यक्ति नहीं, दो विरोधों की कसौटी पर हो। अकबर, अगर ऐसा है तो मैं अब किसे स्वीकार करूं? तीसरा बीरबल, किसी को नहीं, क्योंकि बीरबल अब एक नहीं रहा। उसे वही व्यक्ति आगे ले जा सकता है जो मुझ में मुझे नहीं ढूंढेगा। बीरबल की तीनों छायाएं आपस में एक गोल घेरे में बैठती हैं, जैसे कोई मंत्रणा कर रही हो। अकबर चुप है, जनता चुप है, दरबार ठहरा हुआ है। और तभी तीसरा बीरबल धीरे से कहता है, शून्य मुख अभी मरा नहीं। वो वहां नहीं जहां तुम ढूंढ रहे हो, वो वहां है जहां तुम स्वयं से बचने की कोशिश करते हो। अकबर ने विशेष न्यायसभा बुलवाई। घोषणा हुई, कल की पूर्णिमा के साथ ही हम इस प्रश्न को सदा के लिए समाप्त करेंगे। कोई छल नहीं, कोई छाया नहीं, अब सत्य सामने आएगा। दरबार बंद कर दिया गया। केवल विशेष दरबारी, जिया, रजा और तीनों बीरबल ही वहां थे। जिया लाता है एक अंतिम साधन जिसे नागपंथियों ने वर्षों पहले बनाया था, चित्तलिपि यंत्र, जो किसी व्यक्ति की चेतना की असल संरचना को दर्पण पर प्रकट कर देता है। शर्त, केवल वही व्यक्ति इस यंत्र के सामने शांत रह सकता है जिसकी चेतना में छल न हो। कोई दूसरी चेतना, विभाजित, विरोधाभासी या कृत्रिम, इस यंत्र के आगे क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। पहला बीरबल सामने आता है। वो शांत खड़ा रहता है, यंत्र दर्पण में उकेरता है। 90% सत्य, 10% भ्रम। दूसरा बीरबल सामने आता है। यंत्र धीरे चमकता है, लेकिन अचानक एक चिन्ह उभरता है। 50% न्याय, 50% आत्मसंरक्षण। तीसरा बीरबल, जो दावा करता था कि वो मूल है, आता है। वो जैसे ही यंत्र के सामने आता है, यंत्र से नीली लपटें निकलती हैं और वह जोर से चीख कर गिरता है। यंत्र पर लिखा आता है, शून्य मुख, छद्म चेतना, कृत्रिम निर्माण नष्ट किया गया, सब सन्न। अकबर, तो तीसरा बीरबल ही शून्य मुख था, वही जिसने सबको भ्रमित किया। मरने से पहले तीसरा बीरबल कहता है, हां, मैं वही था, तुम्हारा बीरबल नहीं, तुम्हारी आवश्यकता का बीरबल। मैंने जन्म लिया तुम्हारे भीतर की अस्थिरता से, जहां तुम सत्य चाहते थे पर झूठ से सहूलियत मिली। मैं तुम्हारा ही भाग था, लेकिन अब मैं चला जाऊंगा, क्योंकि तुमने स्वयं को पहचान लिया है। वो शांत हो जाता है, यंत्र बुझ जाता है। अब दो बीरबल बचे हैं। पहला बीरबल आगे आता है और धीरे से कहता है, मैं बीरबल नहीं, उसका शिष्य हूं। लेकिन जब भ्रम फैला, तब मुझे उसकी भांति बनना पड़ा ताकि दरबार को दिशा मिल सके। दूसरा बीरबल आता है, वह मुस्कराता है, और मैं ही हूं असली बीरबल। मैंने देखा मेरे नाम की परछाइयां कैसे जीवित हुई, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मेरी छाया ने भी सत्य को खोजा। अकबर सिंहासन से उतरते हैं। अकबर, बीरबल, तुम्हें मृत्यु से 2 बार निकाल कर लाया गया। आज मैं स्वयं तुम्हें अंतिम बार देख रहा हूं, तुम्हें नहीं, तुम्हारे विचार को। बीरबल विनम्र स्वर में, अब मेरे नाम को विश्राम दीजिए, हुजूर। बीरबल अब केवल एक नाम नहीं, एक विचार था, जिसे सही समय पर छोड़ देना ही न्याय है। अकबर घोषणा करते हैं, अब न कोई बीरबल दरबार में होगा, न उसकी छाया। अब जो न्याय होगा वो सामूहिक विवेक से होगा। बीरबल अब इतिहास का हिस्सा है, भविष्य नहीं। शाही उद्यान। बीरबल अकेले खड़ा है, अंतिम बार दरबार की ओर देखता है। जिया, पीछे से, अब क्या करेंगे बीरबल साहब? बीरबल, धीरे, अब मैं केवल महापुरुष नहीं, मैं एक सामान्य व्यक्ति बनूंगा, क्योंकि जब तक मैं रहूंगा
दरबार मेरी परछाई में फंसा रहेगा। वो चलता है दूर, चुपचाप, और खो जाता है अंधेरे में।